हेलो स्टूडेंट्स। समर वैकेशन के बाद आज हम लोग फिर एक नए सिरे से अपने क्लास के लिए जमा हुए हैं। पिछले दिनों हम लोग ने कई एक टॉपिक्स को कवर किया था। पर्टिकुलरली हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर को, और उसके अंतर्गत उसके प्रिंसिपल्स एंड रूल्स को हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। हम लोगों ने दो रूल्स को डिस्कस किया था, और वो दो रूल्स थे द नेम and rank of taxa, and the second one was the type method, that is typification. तो आज हम लोग एक दूसरे रूल्स दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की यहाँ पे चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस. The principle of priority is actually concerned with the selection of a single correct name for a taxonomic group. Main purpose this principle of priority का है कि किसी भी taxonomic group का केवल एक सही नाम होना चाहिए. And it insists, ये बताता है, इंसिस्ट करता है कि कभी भी मोर देन वन लेजिटिमेट नेम किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का नहीं होना चाहिए. अगर किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का एक से अधिक नाम है तो उसमें से हम लोग करेक्ट नेम का सिलेक्शन करेंगे, एंड द करेक्ट नेम शुड बी द अर्लीस्ट लेजिटिमेट नेम. तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का क्लियर कट ये मानना है कि किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का केवल एक ही सही नाम होगा, एंड दैट इज द ओनली लेजिटिमेट नेम. तो हम लोग ये समझेंगे आज कि ये प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी एक्चुअली व्हाट इट सेज, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी. इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक ही टैक्सन का एक से अधिक नामकरण हुआ, और नंबर ऑफ टैक्सा जितना है उससे अधिक उसकी नेमिंग हो गई. तब ये प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को इन्फोर्स किया गया ICBN के द्वारा, एंड इसके अंतर्गत ये बताया गया कि एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप का केवल एक ही नाम सही नाम होगा, और बाकी नाम को सही नहीं माना जाएगा, उसकी मान्यता नहीं मिलेगी. The rules of priority actually says that first identify the legitimate and illegitimate names. तो जो भी नाम दिया गया है किसी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का, उसमें से पहला स्टेज ये होता है कि आप उसको सॉर्टिंग कर लें कि विच इज़ द लेजिटिमेट नेम एंड विच इज़ इलेजिटिमेट नेम. लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट नेम को पहले भी हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी. लेजिटिमेट नेम वो होता है जो कि ICBN के प्रिंसिपल के आधार पर दिया गया हो. किसी टैक्सन का या टैक्सोनॉमिक ग्रुप का नाम दिया गया है उसको लेजिटिमेट हम लोग कहेंगे. तो जो ICBN के प्रिंसिपल को आधार बनाकर किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का नामकरण किया गया है उसको लेजिटिमेट मानेंगे, और कोई भी दूसरा जो भी नामकरण हुआ है या नेमिंग हुई है उसको हम लोग इलेजिटिमेट नेम के नाम से जानेंगे, उसको हटा दिया जाएगा. तो फर्स्ट स्टेज सॉर्टिंग ये होगी कि हम लोग जो लेजिटिमेट नेम है उसको अलग कर लेंगे किसी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का, एंड इलेजिटिमेट नेम को रिजेक्ट कर देंगे. अब लेजिटिमेट नेम एक से अधिक अगर किसी का है तब उसमें रूल्स ऑफ प्रायोरिटी ये कहता है कि जो अर्लीस्ट पब्लिकेशन है, जो अर्लीस्ट लेजिटिमेट पब्लिकेशन है वही सही होगा. जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है पॉली गायला.
ये देख सकते हैं हम लोग, पॉली गाइला, इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1753 and the second is also Polygyla, but the spelling is different. And the third one is, the name of same plant is Polygloides. तो ये एक ही प्लांट्स के 3 नाम हुए। अब इसमें रूल ऑफ प्रायोरिटी ये कहता है कि चूंकि पॉलीगाइला 1753 इज द अर्लीस्ट पब्लिकेशन, सो इसका करेक्ट नेम जो होगा वो पॉलीगाइला लीनियस, एल फॉर लीनियस के द्वारा इसको इसका नेमिंग की गई है। तो ये सही नाम उसको प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी मानता है और यही सही नाम, इसी नाम से पॉलीगाइला को जाना जाएगा, जिसका पब्लिकेशन 1753 में हुआ था और बाकी का जो पब्लिकेशन है उसके बाद के डेट में, दैट इज 1768 एंड 1770 में था। तो दिस पॉलीगाइला का अर्लीस्ट पब्लिकेशन 1753 में है, सो इट इज नोन एज पॉलीगाइला एल फॉर लिनियस, एंड दिस इज द करेक्ट नेम फॉर दिस प्लांट, फॉर दिस जीनस रादर। प्रिंसिपल और रूल्स ऑफ प्रायोरिटी ये कहता है कि फॉर द टैक्सा एट द स्पेसीज लेवल एंड बिलो, स्पीसीज और उसके लोअर लेवल पर, द करेक्ट नेम इज आइदर द अर्लीस्ट लेजिटिमेट नेम और ए कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन अर्लीस्ट लेजिटिमेट नेम। अर्लीस्ट नेम होगा जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, या कोई कॉम्बिनेशन अगर कोई है वही उसका अर्लीस्ट नेम होगा, अनलेस द कॉम्बिनेशन बिकम्स टॉटोनिम। अगर कोई कॉम्बिनेशन या नेम वो टॉटोनिम हो जाता है, टॉटोनिम का अर्थ होता है कि प्लांट्स का जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट एक ही नाम से होता है, तो आईसीबीएन उसको लेजिटिमेट नेम नहीं मानता है। और इस तरह का कोई अर्ली पब्लिकेशन है तो बाद के पब्लिकेशन को करेक्ट नाम समझा जाएगा। इसके लिए भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कॉमन एप्पल को पहली बार डिस्क्राइब किया था लीनियस के द्वारा, and it was named as Pyrus Malus in 1753। लेकिन बाद में जो है this species was subsequently transferred to genus Malus, but the Malus में ट्रांसफर हो गया ये जो बाद में Pyrus जो है, but this combination Malus is tautonym, and जैसा कि बताया गया कि टॉटोनिम कभी भी लेजिटिमेट नेम को नहीं हो सकता है, तो दिस इज नॉट अ करेक्ट नेम। इस एप्पल का 2 अदर नेम्स भी है, दैट इज मैलस पिमिला एंड मैलस डोमेस्टिका। सो मैलस पिमिला चूंकि 1768 का है पब्लिकेशन, सो दिस इज द करेक्ट नेम, इसी को करेक्ट नेम माना गया। And the citation is written as Miller, that is Malus pimila 1768, Pyrus Malus 1753 का होने के, चूँकि ये जीनस चेंज कर गया, माइलस पायरस को माइलस कर दिया गया, इसलिए इसका सही नाम जो होगा माइलस पिमिला होगा, although it was published in 1768. Others name is also given here, tautonym is also given here, and this ये जो रूल्स है नेमिंग ऑफ द टैक्स, वो आपको फैमिली लेवल्स और उसके बिलो के लेवल के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ऑल्दो द कोड रिकमेंड्स अंडर 16B that while selecting from among the typified names above the rank of family के ऊपर के रैंक को अगर हम कोई सिलेक्ट करते हैं, the rules of priority should be followed by the taxonomist। ये कहता है कि rules of priority should be followed, but it is not mandatory and will not affect the legitimacy of the names। लेकिन वो अगर नहीं भी फॉलो किया गया है, फैमिली के अबव रैंक को अगर नहीं फॉलो किया गया है, तो रूल्स ऑफ प्रायोरिटी ये कहता है कि
वो लेजिटिमेट नाम माना जाएगा, लेकिन ये कहता है कि रिकमेंडेशन ये कहता है कि हम लोगों को रूल्स ऑफ प्रायोरिटी ही फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी माना गया है तो उसको लेजिटिमेट नहीं करता है। लेकिन फैमिली रैंक के नीचे अगर किसी की नेमिंग होती है तो दैट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ प्रायोरिटी। आम फैमिली के ऊपर जो नेमिंग है उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। ऑल दो रिकमेंडेशन अंडर 16 बी ये कहता है कि आपको उसकी नेमिंग भी इसी रूल्स ऑफ प्रायोरिटी के आधार पर करनी चाहिए। बट अगर किसी तरह से नेमिंग नहीं भी हुई है तब भी उसको लेजिटिमेट नाम माना जा सकता है, बिकॉज इट इज़ नॉट मैंडेटरी। वी ऑल नो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस को भी परमिट किया गया है। रूल्स ऑफ प्रायोरिटी कुछ बहुत सारे एक्सेप्शन को भी परमिट किया गया है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था पिछले दिनों कि फैमिलीज़ नेम में देखा था हम लोगों ने कि 8 फैमिलीज़ कोई ऐसी दी गई है जिसको के जिसका अगर नाम चेंज हो जाने के बाद भी उसको पुराने नाम से हम लोग आज भी जानते हैं। जैसे क्रूसीफेरी हुआ, उसको प्रेस से कैसे चेंज किया गया, लेकिन पुरानी नाम को उसको मेंटेन किया गया है। तो साथ साथ अल्टरनेटिव नेम भी उसको परमिट किया गया, उसका दिया गया। सो एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शंस आर आल्सो परमिटेड एट द जीनस रैंक और वेयर द नेम्स आर कंजर्व्ड। तो ओल्ड नेम जो दिया गया है, जो प्रचलित नाम पहले से रहा, उसको भी लेजिटिमेसी दी गई है अंडर द रूल्स ऑफ प्रायोरिटी। ऑल्दो उसका नया नामकरण भी किया गया है, बिकॉज द ओल्ड नेम जो है वो आपके जो द ओल्ड नेम इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द ICBN प्रिंसिपल। तो उसके साथ साथ लेकिन उसको लेजिटिमेसी दी गई क्योंकि वो भी एक प्रचलित, काफ़ी प्रचलित नाम है, इसलिए उसको भी सही नाम माना गया है। ऑल्दो इट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ ICBN रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ द टैक्सा, लेकिन उसको चूँकि प्रचलित होने के कारण उसको लेजिटिमेट नाम माना गया है। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी जो है वो इट हैज़ सम लिमिटेशंस। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि इसका स्टार्टिंग डेट 1/5/1753 रखा गया है। दैट इज़ द पब्लिकेशन ऑफ स्पेसीज प्लेंट्रम बाय लिनियस। उसके पहले का जो पब्लिकेशन है उसमें उसको इसके अंतर्गत कंसिडर नहीं किया जाता है। सो इसको उसके पहले के परमिशन को इग्नोर किया जाता है एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी डिसाइड करता है उसके बाद के ही पब्लिकेशन को 1/5/1753 which was the date of publication, which is considered to be the date of publication of a species plantrum of Linnaeus। हम लोग जानते हैं कि स्पेसिस में बहुत पॉपुलर पब्लिकेशन है Linnaeus का, और Linnaeus ने अपनी इस पब्लिकेशन में बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को फॉलो किया था एंड नेमिंग ऑफ द प्लांट्स इन अकॉर्डिंग्स विद द बाइनोमियल्स सिस्टम्स के आधार पर किया गया था। तो इसी डेट को माना गया कट ऑफ डेट, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि माना गया है। उसके बाद उसके पहले के पब्लिकेशन को कंसिडर नहीं किया जाता है। नाउ द सेकंड लिमिटेशन इज कि दिस रूल्स ऑफ प्रायोरिटी ओनली अप टू द फैमिली रैंक। यानी फैमिली के ऊपर के रैंक के जो है, अबव रैंक जो है फैमिली का, उसमें रूल्स ऑफ प्रायोरिटी ऑल्दो रिकमेंड करता है, बट इट इज़ नॉट सो स्ट्रिक्ट कि आपको उसको फॉलो ही करना है। सो द फैमिली के अबव रैंक में ये रिलैक्सेशन भी कहिए कह सकते हैं। ऑल्दो रिकमेंडेशन है कि आपको रूल्स ऑफ प्रायोरिटी को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई टैक्सोनॉमी उसको नहीं फॉलो करता है तो उसके नेमिंग को लेजिटिमेट नेम माना जा सकता है या माना जाता है, बिकॉज जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया इट इज़ नॉट मेड मैंडेटरी। अब ये थर्ड ये कहता है कि द नेम शुड नॉट बी आउटसाइड द रैंक्स। जब हम किसी टैक्सन का नाम चूज़ करते हैं तो ये कोशिश होती है कि वो उसका जो नामकरण हो, जो उसकी नेमिंग हो, वो नेमिंग उसी के अंदर जो स्पेसीज या जीनस हो उसके आधार पर किया जाए। सो इट सेज दैट इन चूजिंग अ करेक्ट नेम फॉर अ टैक्सन, नेम्स और एपिथेट अवेलेबल एट द रैंक आर टू बी कंसिडर्ड।
मतलब बहुत सारी फैमिली का ऐसा नाम है जो कि उसके जीनस या स्पीसीज के आधार पर होता है। जैसे ब्रेसिकेसी है तो ब्रेसिका के आधार पर किया गया है। तो वो कहता है कि वो उस फैमिली के अंतर्गत अगर कोई जीनस या स्पीसीज है तो उसी के आधार पर उसका नामकरण किया जाए। अगर कोई ऐसा करेक्ट नेम नहीं है तभी वो बताता है, या रूल्स ऑफ रेगुलेटरी कहता है कि रूल्स ऑफ रेगुलेटरी का ये कहा को बताता है कि वो तभी आप किसी बाहर से किसी रैंक का नेमिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर अवेलेबल है उसी रैंक में तो प्रयास या कोशिश होनी चाहिए, उसी रैंक से उसकी नेमिंग होनी चाहिए। दिस इज ऑल द थर्ड लिमिटेशंस। Now the fourth one is nomina conservata. What is this nomina conservata? Actually strict application of the principle of priority की वजह से बहुत सारे has resulted in numerous name changes, बहुत सारे नाम चेंजेस हो गए हैं। सो इसको अवॉइड करने के लिए कुछ वेल नोन फैमिलीज जो है जिसका के बाद में भी पब्लिकेशन है तो उसको भी लेजिटिमेसी दी गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोग इसको देखें यहाँ पर, ये थिएसी, यस दिस थिएसी वाज नेम्ड इन 1825, ऑल्दो इसका अर्लियर जो नेम था वो इट वाज इन 1813 था, लेकिन थिएसी चूँकि ज़्यादा पॉपुलर नाम है इसलिए इसको मेंटेन किया गया, बिकॉज जबकि इसका पब्लिकेशन 1825 का है इंस्टीड ऑफ 1813 सॉरी। तो थिएसी नेम्स को रिटेन किया गया है अंडर द नोमिना कंजर्वेटा। उसी तरह द जीनस सेस्वेनिया को देखिएगा आप कि 1777 में इसका फॉर द फर्स्ट टाइम नेमिंग और पब्लिकेशन हुआ है 17 उसका, और इसको रिटेन किया गया है अगेंस्ट इस पब्लिकेशन जो है सेस्बैन जो कि 1763 या एगैटी एजांत के नाम से जाना जाता था 1763, लेकिन द जीनस सेस्वेनिया विच वाज पब्लिश्ड इन 1777 इसको कंजर्व स्पीसीज नोमिना कंजर्वेटिवा के अंतर्गत रखकर इसको लेजिटिमेट नाम को नेम बताया गया है, और बताया गया है कि इसका नाम सेस्वेनिया होगा, ऑल्दो इट वाज पब्लिश्ड आफ्टर after the publication after 1700 before after 1763 सेस्बैन और एगेटी का जो पब्लिकेशन है वो इसके पहले का पब्लिकेशन है, लेकिन सेस्बेनिया को फिर भी 1777 में पब्लिकेशन होने के बाद भी इसको नोमिना कंजर्वेटिवा के अंतर्गत रखकर इसको लेजिटिमेट नाम का दिया गया है। तो दीज आर 4 लिमिटेशंस ऑफ रूल्स ऑफ प्रायोरिटी। और रूल्स ऑफ प्रायोरिटी बेसिकली ये बताता है कि जो अर्लीस्ट पब्लिकेशन है उसको उस अर्लीस्ट पब्लिकेशन ही को सही या करेक्ट नहीं माना जाए, लेजिटिमेट माना जाए, और जहाँ पर एक्सेप्शन होता है देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस उसको भी डिस्कस किया गया है यहाँ पे, और कुछ उसके लिमिटेशंस है जिसको बताया गया है कि देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस अंडर द रूल्स ऑफ प्रायोरिटी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ प्रायोरिटी जो कि आपके सिलेबस का एक पार्ट है जिसको कि हम लोगों ने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम हम लोग दूसरे रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।